नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। रीता जी चुपचाप अपने कमरे में बैठी अपने पति को याद कर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। 2 साल हो गए थे जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी। घर में एक बेटा, बहू और 2 पोते के साथ रहा करती थी। घर के सभी लोग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो चुके थे। रीता जी से किसी को घर में बात करना पसंद नहीं था। कुछ देर बाद जब अपने बेटे पर नज़र पड़ती है, बेटा पंकज, किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है बहू ने? अरे माँ, जो भी बनाया होगा आपको दे देगी, बच्चों को तो स्कूल भेज देने दीजिए ना। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। रीता जी को बड़ी जोरों की भूख लगी थी। दरअसल रात में उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। कुछ देर बाद अम्मा फिर कहती है, पंकज बेटा, बच्चे तो स्कूल चले गए ना, अब बहू को कह देना थोड़ा सा हमें कुछ खाने को दे देगी। भूख के मारे पेट में बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी बनती जा रही है। अरे अम्मा, इतनी उम्र हो गई है फिर भी आप बच्चों की तरह जिद करती हैं, थोड़ा सब्र तो कर लीजिए, दे देगी आपकी बहू आपको नाश्ता। तभी पंकज ऑफिस चले जाते हैं। इतना सुनते ही पंकज की पत्नी आरोही अम्मा के आगे थाली पटक कर चली जाती है, लेकिन थाली में ऐसा कुछ भी नहीं था जितनी अच्छी इन्हें खुशबू आ रही थी। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि अचार रोटी भी 56 भोग से कम नहीं लग रहे थे। बड़ी ही चाव से रीता जी अचार और रोटी खा लेती है। अब रीता जी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तभी अम्मा, अरे बहू, आज तो तुझे बाजार जाना है ना, थोड़ा सुनो ना, मेरे लिए थोड़ा फल ले लेगी क्या? बड़ी कमजोरी और बेचैनी हो रही है। अच्छा मौजी, फल खाएंगी आप? अच्छा, इस उम्र में भी आपकी चटोरीपन कम नहीं हुई है क्या? क्या ज़रूरत है आपको फल खाने की? वैसे भी आपका कोई ठिकाना नहीं, कब आपका इस दुनिया से बुलावा आ जाए आप अलविदा कह दो और चली जाओ। चुपचाप जो दे देती हूँ वही खाकर कोने में पड़ी रहो। इतना सुनते ही रीता जी का दिल रोता है। और जब पति जिंदा थे पूरे घर में इनकी धाक चलती थी, और जब से बहू आई है घर में तब से घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। बहू को दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी। इतना सोचते सोचते अम्मा को बहुत तेज खांसी होने लगती है। तभी अम्मा, बहू, कोई बात नहीं, फल मत दो लाकर, लेकिन मेरी खांसी की दवाई ला देना। बहू, मेरा दम निकला जा रहा है, खांसते खांसते सर में दर्द और गले में भी दर्द आ रहा है। अम्मा, इतनी खांसी की दवाई पियोगी? अब आपकी खांसी आपके साथ ही इस दुनिया से जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको दवाई खाने की। इतना सुनते ही रीता जी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने पति के फोटो के सामने रोने लगती हैं। रोकर अपना दिल हल्का कर लेती हैं। हर रोज़ बेटे और बहू की कड़वी वचन को सुन सुन कर रीता जी तंग आ चुकी थी। तभी बाहर से आवाज़ आता है, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। अम्मा झट से बाहर जाकर बुला लाती हैं और कहती हैं, बेटा, आंगन में जितना भी कबाड़ पड़ा है ले लो। तभी 300 रुपये कबाड़ी वाला देता है। अम्मा खुश हो जाती हैं कि इतने पैसे में तो मेरी दवाई हो जाएगी। जैसे ही अम्मा पैसे गिन रही थी तभी बहू जाकर हाथों से पैसा छीन लेती है। अम्मा, अब आपने घर में चोरी भी करना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी देर आराम क्या करने लगी कमरे में, आपने तो रंग ही दिखाना शुरू कर दिया। खबरदार, जो घर के किसी भी सामान को बिना पूछे हाथ लगाया है तो आपको भी इस कबाड़ी वाले के साथ भेज दूंगी, बेच दूंगी आपको तो। इतना सुनते ही बेचारे कबाड़ी वाले को भी बड़ा अजीब सा लगा। कैसी बहू है, अपनी सास को कितना कड़वा वचन बोल रही है। और अम्मा शर्म और डर के मारे चुपचाप अंदर कमरे में चली जाती है। आज रात रीता जी को बेचैनी सोने नहीं दे रही थी। खांसी इतनी तेज कि गले में दर्द होने लगा था। अम्मा ने सबके सोने का इंतजार किया। जब घर में सभी लोग सो गए तो रात के अंधेरे में ही कुछ जरूरी कागजात और कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गई। तभी दूर एक आदमी को खड़ा देख अम्मा कहती है, बेटा, यहाँ कहीं वृद्ध आश्रम है तो पहुँचा दे हमें। जैसे ही वह आदमी पलट कर देखता है तो कहता है, अम्मा, आप तो वही हो ना जिससे हमने कल कबाड़ लिया था? अरे बेटा, हाँ मैं वही हूँ। यहाँ कहीं वृद्ध आश्रम है तो पहुँचा दे बेटा हमें। घर में तो ना ही सम्मान मिलता है ना ही 2 वक्त की रोटी मिलती है, क्या करूँगी घर में रहकर? अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ, मैं अनाथ हूँ। मेरे बचपन में ही माता पिता छोड़कर चले गए।
अगर आप चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। अरे बेटा, नहीं नहीं, अगर तेरी पत्नी कल को हमें घर से निकाल दे तो बेटा मैं क्या करूँगी? हमें वृद्ध आश्रम ही छोड़ दे। अम्मा, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि आप कुछ दिन रहकर तो देखिए। ठीक है बेटा। कबाड़ी वाला सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं अम्मा की कहानी सुनकर। आ, अब सबसे पहले अम्मा के लिए गर्म पानी लाती है। अम्मा, आप नहा धोकर आराम करो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। बरसों बाद अम्मा इतनी स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत ही खुश हो गई। कबाड़ वाले का बेटा जाकर अम्मा का पैर छूता है और गोदी में बैठकर खेलने लगता है। दादी, आप कितनी अच्छी हो, आज मैं पहली बार दादी को देख रहा हूँ। यह सुनकर अम्मा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और यह घर अब उन्हें अपना सा लगने लगा था। 2 पोते और बहू इतनी प्यारी मिल गई कि फिर अगले दिन अम्मा कबाड़ी वाले से कहती है, बेटा मेरे सामने बैठ और यह कुछ पेपर है, जा वकील के पास लेकर चल, हमें कुछ बातें करना है वकील साहब से। मेरा जो घर है ना, जिसमें मेरी बहू बेटे और पोते रहते हैं, वो घर और ज़मीन मैं अपनी नई बहू पोते और तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। यह सुनकर कबाड़ी वाले लाख मना करते हैं। अम्मा, यह सब ठीक नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। धीरे धीरे अम्मा को 2 महीने बीत चुके थे इस घर में। इतने दिन में अपना सगा बेटा एक भी बार अम्मा को ढूंढते ढूंढते नहीं आया, लेकिन जब घर पर नोटिस गई तो मुखिया के साथ अम्मा के पास पहुंच गया। ये क्या ड्रामा है अम्मा, बिना बताए घर से भाग जाती हो, और ये कैसी नोटिस है? आप पागल हो गई हो क्या? ये मेरी पूरी ज़मीन और घर कबाड़ी वाले के नाम क्यों कर रही हो? इसके साथ रहकर आपका भी दिमाग कबाड़ ही हो गया है लगता है। बेटा, तू तो सयाना हो गया है रे। हमने तो तुझे बड़े ही लाड प्यार से पढ़ाया लिखाया, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या ये दिन देखने के लिए कि तुम हमें 2 वक्त की रोटी भी ना दो? ढंग से बात करना तो छोड़ ही दो। ये लोग सगे बेटे और बहू से बढ़कर ही कर रहे हैं मेरे लिए। भला मैं इसे अपना घर और ज़मीन क्यों ना दूँ? क्या गलत किया है हमने? मेरे पति ने बड़ी कड़ी मेहनत से सब कुछ बनाया था ये सब। मुखिया जी, अम्मा आप बिल्कुल सही कर रही हो। नालायक बेटे बहू को ये सबक सिखाना समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन्हें देखकर आगे से कोई भी बेटा और बहू अपनी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करेगा। यह बोलकर मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। बेटे और बहू हाथ जोड़कर अम्मा से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अम्मा के दिलों को जो ठेस पहुँची थी उसके सामने इनका रोना धोना कुछ भी नहीं था। अम्मा अपनी ज़मीन और घर कबाड़ी वाले के नाम कर देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। हर हर महादेव। धन्यवाद।